So the question goes like this: name So the. chapter wise, I have got till debentures and Okay. Aji, two text kar do. other. Do text me. Do text me, child. Do text me. Okay, sir. Name the term used for determination, or better to say, name the term used for preparation of books of accounts after preparing trial balance that helps in the determination of profit/loss and financial status. So the answer to the question is very simple, children. It is known as financial statements. I hope so this much is understood well by all. चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है चिल्ड्रन. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो आपके यहाँ पे कुछ 4 आंसर्स होंगे. द फर्स्ट आंसर वुड बी, यू विल से, sir, we prepare what is called as a manufacturing account. Then we prepare what is called as a trading account. Then we prepare what is called as a profit and loss account. Then we prepare what is called as profit and loss appropriation account. At last we prepare a balance sheet. ये सिस्टम तो चिल्ड्रन फॉलो करते हैं when we prepare books of accounts in a partnership organization. Manufacturing concerns prepare manufacturing account. Those who deal in buying and selling, they prepare trading account. Incomes and expenses do appear in PL. Sole proprietorship involved in manufacturing, ये 3 बनाएगा, followed by balance sheet. Partnership involved in manufacturing सब बनाएगा. लॉजिक समझ में आ गया. एक चीज और बनाएंगे, that is titled as personal accounts of partners. But हमें जो financial statements पढ़ने चल रहे हैं, they are the financial statements of joint stock companies. तो joint stock companies का financial statement पहले ऐसे ही बना करता था, बट अब इसमें थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है चिल्ड्रन. द ट्विस्ट इज नाउ वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और ये जो आपका व्हाट इज कॉल्ड एज पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन जो बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. बट स्टोरी में एक बहुत बड़ा कैच है. जब नया कंपनीज एक्ट बना, पढ़े लिखे लोग भूल गए ये बताना कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बाद दिस शुड बी प्रिपेयर्ड, और उनको होश ही नहीं था. तो उन्होंने कहा अब तो भाई कानून बन चुका है, पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है, व्हाट टू डू. उन्होंने इसको वर्किंग नोट्स का हिस्सा बना दिया, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स. और जहां तक चिल्ड्रन बैलेंस शीट की बात है, बैलेंस शीट तो वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे करते थे. द ओनली डिफरेंस इज इट इज प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्मेट. I hope so this logical understanding went well with all. Please update this very quickly. So I hope so everybody is well understood कि composition में क्या क्या आता है children. So particularly हम क्यों बनाते हैं इन सब चीजों को और क्या क्या accounting concepts involve होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. Statement of profit and loss जो बनता है children, that is basically prepared on the basis of matching concept. क्रेडिट साइड पे इनकम्स और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग पीएल में लिखते थे, यहाँ पे आप ऊपर इनकम्स लिखते हो और नीचे एक्सपेंसेस. एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स प्लीज याद रखिएगा. स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज प्रिपेयर्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. खैर ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा. सो क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, तो टाइम पास थ्योरी है. दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी क्या प्रिपेयर हो रहा है. एज पर ओल्ड अप्रोच चिल्ड्रन वी यूज्ड टू हैव अ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाया करते थे ट्रेडिंग पीएल, पीएल अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट. खैर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट कॉन्स्टिट्यूट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे आप बोलते हैं सेल्स.
अदर इनकम में आपके पास आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, you will be having what is called as interest received, you will be having dividend received, you will be having rent received, you will be having commission received. All these forms the part of other income, and here you get the total. Thereafter cost of material consumed का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं बट कभी काम नहीं आएगा. It is opening stock of raw material प्लस जो आपने raw material purchase किया plus expenses on buying of raw material, and from that you subtract closing stock of raw material. अगर आपने raw material return कर दिया और अगर कुछ raw material आपका damage हो गया, you get cost of raw material consumed. Purchase of stock in trade is as good as purchase minus purchase return. अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर तो आपने रॉ मटेरियल परचेज लिखा था. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल में यू विल गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा. देन चेंज इन इन्वेंट्री चिल्ड्रन, वी विल बी हैविंग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. देयरआफ्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वी विल बी हैविंग वेजेस, सैलरी, बोनस जो आप एम्प्लॉइज को देते हैं. फाइनेंस कॉस्ट में यू सिंपली पुट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे डेप्रिसिएशन, और जो सारे एक्सपेंसेस इनमें से कहीं पे भी नहीं आ पाए चिल्ड्रन वो आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में. समझ में आई बात? Thereafter you are least bothered with this, least bothered with this, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं. टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे टोटल इनकम्स में से चिल्ड्रन, एंड द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसके बाद आप टैक्स को इस तरह से नहीं लिखते, यू राइट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर टैक्स. आपका फाइनल आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा लेना देना अभी तो नहीं है, ये बेसिकली रेशियो चैप्टर और कैश फ्लो में काम आती है, दैट्स व्हाई आई टॉट दिस. आपको जो मेन मतलब है वो बैलेंस शीट से है. तो कौन कौन से आइटम्स आप लिखते हैं ये जान जाइए. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो सारा मनी जो आपको मिल गया है या क्रेडिट सेल का मिलेगा फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, टेलरिंग शॉप है, बुटीक सेंटर है, फैशन डिजाइनर है, सो कॉल्ड हेयर स्टाइलिस्ट है लाइक जावेद हबीब, यू डू नॉट सेल एनी tangible item, rather you offer your professional services. तो उसमें जो आपको पैसा मिलेगा you call it as sale of services. एंड इसके अलावा कोई भी बिजनेस का प्रिंसिपल मनी जो आपको मिल रहा है, मेन जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं उस सर्विस से जो भी आपको मनी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अदर रेवेन्यू. जैसे इंटरेस्ट इन केस ऑफ अ बैंक, तो इसको आप सेल ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं बोल सकते, सेल ऑफ सर्विस भी नहीं बोल सकते, इसको आप किस नाम से पहचानेंगे? ऑपरेटिंग रेवेन्यू के नाम से पहचानेंगे. तो बैंक के लिए अपने कस्टमर से इंटरेस्ट लेना इज अ रेकरिंग रेगुलर रोजमर्रा की एक्टिविटी, तो वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही आता है. बट आप एक ट्रेडिंग बिजनेसमैन हैं, आपके लिए इंटरेस्ट बैंक को देना इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल पे जो भी प्रॉफिट हुआ आपको असेट की. देयर आफ्टर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आई हैव टोल्ड यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज नोन, दिस इज नोन. फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आएगा. डेप्रिसिएशन सबको पता है क्या होता है. अदर एक्सपेंसेस जो ए से लेकर एफ तक किसी भी कैटेगरी में ना आ पाए, दे ऑल विल गो वेयर? इन अदर एक्सपेंसेस. बट यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल की कोई भी टेस्टिंग नहीं की जाएगी. आपका सिलेबस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टार्ट यहां से होता है चिल्ड्रन. बैलेंस शीट कैसे बनेगी? वी हैव अल्टीमेटली 5 थिंग्स टू बी नोटेड वेरी प्रिसाइसली चिल्ड्रन. कौन सी 5 चीजें? ध्यान से सुनिएगा. शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड current liability on the liability side, and asset पे non current assets and current assets, you will find the total. तो ये हम 5 आपको याद रखना है. सो शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास शेयर कैपिटल आएगा,
जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑल टाइप्स ऑफ गेन्स वील गेट। Thereafter children, money received against share warrant का मतलब क्या होता है, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है। लीस्ट टेस्टेड आइटम है बट पता होना चाहिए। 29 मार्च 2023 को आपने कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेज दिया। 31 मार्च कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी एंड 5 अप्रैल इज द डेट डिसाइडेड जब कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करेगी। तो 31 मार्च के दिन वी कैन से दैट हमने पैसे तो दे दिए बट कंपनी ने हमको शेयर नहीं दिया है। तो ये पैसा कंपनी किस नाम पे अपने पास रखती है, शेयर एप्लीकेशन मनी मिल चुका है उनको, अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। इज दैट ओके? व्हाट इज सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट? मेनी केसेस व्हाट हैपेंस कि कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देने से पहले एक शेयर वारंट देती है। इट इज एज गुड एज अ शेयर सर्टिफिकेट, एज गुड एज। तो आप इसको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में क्लासिफाई करेंगे। आप जॉइंट स्टॉक कंपनी है, आपने मेरे से पैसे ले लिए, शेयर सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया, उस कागज के टुकड़े को हम शेयर वारंट बोल रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो दोनों में सर डिफरेंस क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में आप शेयर होल्डर बन चुके हैं, यू आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में हो सकता है 5 तारीख को पैसा वापस आ जाए आपको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? क्योंकि बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनती है, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, आपने पैसे दिए, कंपनी ने शेयर वारंट दिया, गारंटीड यू आर अ शेयर होल्डर, गारंटीड यू आर अ शेयर होल्डर। बट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में 0% गारंटी है कि आपको शेयर मिलेगा। 5 अप्रैल को कंक्लूड होगा, यू विल गेट द शेयर और यू विल गेट योर मनी बैक। खोपड़े में बात गई। नॉन करंट लाइबिलिटी में चिल्ड्रन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या आपने कोई लोन लिया हो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बता देता हूं बट आपके सिलेबस में नहीं है, अब ये पूछा नहीं जाता है। आपने गुड्स बेचे, कस्टमर्स को जीएसटी वसूला, क्या 31 मार्च को पॉसिबल है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना? नो। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, 15 अप्रैल तक आपको पे बैक करना है, तब तक ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में अपीयर करेगा। The amount of tax which is yet to be paid. Other long-term liabilities and long-term provisions. आपने प्रोविडेंट फंड का पैसा देना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, कुछ सो कॉल्ड अदर एक्टिविटीज जिसके लिए आपने एस्टिमेशन किया कि 10 साल बाद, 5 साल बाद डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो पैसा देना पड़ सकता है। These items do appear under the heading long-term provisions. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में सर क्या आएगा? जो ACD में ना आ पाए वो यहां चला आएगा। करंट लाइबिलिटी में चिल्ड्रन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वी हैव बैंक ओडी, और जो आपने शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लिया है 1 साल से कम का। ट्रेड पेबल्स में चिल्ड्रन वी हैव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी में वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस जैसे आइटम्स नजर आते हैं। सुनाई बात? तो चिल्ड्रन देयर आफ्टर असेट की कैटेगरी में जाएं। यहां स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो फिक्स्ड असेट्स हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल चिल्ड्रन, फॉर आईसी स्टूडेंट्स कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। याद है कॉम्पोजिशन लोगों को? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझ में आ गया? और यहां पे आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स। खोपड़े में बात गई। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सिलेबस में नहीं है, बता देता हूं। इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सिलेबस में नहीं है, बता देता हूं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 6 महीने बाद फाइनल होगी बिल्डिंग। 31 मार्च आ चुका है, 4 करोड़ रुपए बिल्डिंग में खर्च हो चुका है, 1 करोड़ और खर्च होने की उम्मीद है, बट अभी बिल्डिंग यूज होने लायक नहीं है। तो बड़ा काम है ये, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कैपिटल। चल रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वर्क इन प्रोग्रेस। तो 4 करोड़ रुपए जो बिल्डिंग पे खर्च हो चुके हैं वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएंगे। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर ये कैसे एस्टिमेट होगा कि एग्जैक्टली आज तक कितना खर्च हुआ? हो सकता है 10 बोरी सीमेंट पड़ाओ,
इंजीनियर हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देगा। 31 मार्च तक इंजीनियर वैल्यू को सर्टिफाई करेगा कितनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। उस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेपल करेंगे, ऑडिटर को पकड़ा देंगे, ऑडिटर चेक करेगा 4 करोड़ रुपए वैल्यू वहां से मिली है हमको। इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, नेस्ले वाले एक नई मैगी बना रहे हैं। कौन सी मैगी बना रहे हैं? एक तो भाई मैदा वाली मैगी आती है और एक आटा मैगी आती है। अब ए मैगी आ रही है, ए मैगी, इसमें 80% आटा होगा और 20% मैदा होगा, और इसके लिए एक नया ब्रांड नेम रजिस्टर कराने भेजा हुआ है इन्होंने, बट अभी तक रजिस्टर होके आया नहीं और 31 मार्च आ चुका है। तो वी कॉल इट एज इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। समझ में आ गया? आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया 3-4 साल का, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को ऑलरेडी हम एडवांस दे चुके हैं। सर ये कैसे? आपने 29 मार्च को गुड्स खरीदे, ऑलरेडी उन पे जीएसटी पे कर दिया है, बट वो गुड्स अभी सेल नहीं हुए, तो जीएसटी ऑलरेडी पेड बाय यू है, इट्स प्रीपेड एक्सपेंस, दिस विल अपीयर अंडर द हेडिंग डेफर्ड टैक्स एसेट। खैर कोर्स के बाहर का आइटम है, पूछा नहीं जाएगा। टू द एम्प्लॉइज लाइक डायरेक्टर्स जो की पर्सोनल होते हैं, और टू आर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस जियो वालों को 50 करोड़ का लोन दिया हुआ है, तो दिस विल अपीयर अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो ए से लेकर डी तक कहीं नहीं आया वो अदर करंट असेट्स में जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, एफडीआर आपने बैंक में करवाए हुए हैं लेस देन 1 ईयर। आपके पास जो स्टॉक इन ट्रेड है, लूज टूल्स हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, दिस विल अपीयर अंडर द हेडिंग इन्वेंट्री। डेटर एंड बिल रिसीवेबल will appear under trade receivables. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक मार्केट से खरीदा गया शेयर या डिबेंचर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। टू द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज लेस देन एन ईयर, कुछ लोन वगैरह आपने दिया हुआ है, दिस वुड अपीयर इन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस चिल्ड्रन, accrued incomes, and ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, fictitious assets yet to be written off। सर मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, 5,000 रुपए अभी भी झेलना बाकी है, या तो यहां लिख दीजिए, और अगर आप यहां नहीं लिखना चाहते तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस कर लीजिए। फैशन में आजकल रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करने वाला चल रहा है। बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? यस सर। चलिए, तो खैर ये सब तो उसका कॉम्पोजिशन है, क्या क्या आइटम्स आते हैं, पीपल हैव दिस कंटेंट, तो ये मैंने सबको बताया हुआ है, तो इसमें नो नीड टू वेस्ट एनी टाइम चिल्ड्रन, ये सब तो आपको आता है, ये उसी का डिस्क्रिप्शन है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन चिल्ड्रन दो तरह का आएगा। कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुनिए। एक तो हम जब कंपनी शेयर्स का रिवीजन कर रहे थे, ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको शेयर कैपिटल 99.99% लिखने को आएगा, या डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आएगा तो भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिख देना है, बस काम खत्म। शेयर कैपिटल को कैसे लिखना है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब के अंदर 2 हेड्स हैं। अगर कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और लोगों ने दे दिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। या तो कंपनी ने नहीं मांगे, या तो मांगे बट लोग बदमाशी कर गए, सब्सक्राइब्ड बट नॉट। जो शेयर्स पे पैसा मांगा बट लोगों ने दिया नहीं, अरियरलेस होगा। अगर फोरफीट हो गए तो एड शेयर फोरफीटेड कर देंगे, कर चुके 4-5 क्वेश्चन हम इस पे, गॉट इट। और अगर रीइश्यू हो गए वो तो अच्छे लोग हैं, एंड या बट नॉट के साथ ही चले जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन चिल्ड्रन, आपको ऐसे आइटम्स लिख के आएंगे and you will be asked to represent them under the respective heading and subheading। तो सबसे पहले आप आइटम्स को लिस्ट डाउन करेंगे, सन्ड्री डेटर्स, सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैंक बैलेंस। ट्रिक याद रखनी है 5, शेयरहोल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, ये होती है आपकी हेडिंग। तो सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है, दिस इज शेयरहोल्डर
फंड्स, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, ये भी शेयर होल्डर फंड्स, और ये करंट असेट। डेटर्स जाएगा चिल्ड्रन ट्रेड रिसीवेबल में, दिस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पहले हेडिंग जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सब हेडिंग ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। और जब आपको ये हेडिंग सब हेडिंग बहुत ध्यान से आती होगी, then only children you can hop on to get 100% marks in ratio and cash flow questions. बातें समझ में आ गई? चलिए, तो let's have certain questions on this children. आपको इन नोट्स में मैंने बहुत बढ़िया ये क्लासिफिकेशन देखा, ये देखिए इसमें सब लिखा हुआ है चिल्ड्रन। एक आगे वर्क प्रोफाइल भी इसका पूरा बना है, जहां पे एक पेज में एवरीथिंग इज मेंशन्ड। कहाँ गया, खुल जा सिम, एक समरी फॉर्म में था। खैर चलिए, इट्स देयर, और नहीं भी है तो नोट्स में आपके पास है, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए, सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ इन्होंने, इसमें मेजॉरिटी चीजें खैर आ गई हैं। चलिए, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन, दीज नोट्स आर अवेलेबल विद ऑल अदर। क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन, विजिबल टू एवरीबडी। चलिए, अपनी कॉपी में कॉलम्स बनाइए, और कॉलम्स का सीक्वेंस क्या होगा, सीरियल नंबर, आइटम्स, लिखा कुछ भी हो, आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए चिल्ड्रन, बिकॉज एग्जाम आपसे क्या पूछेगा नोबडी नोज। वो हेडिंग भी पूछ सकता है, सब हेडिंग भी पूछ सकता है। सुनाई पड़ी बात? चलिए, प्लीज कॉपी द सीरियल नंबर एंड आइटम्स कॉलम वेरी क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, तो चिल्ड्रन, लूज टूल्स, asset or liability, do let me know this first. Asset, so it is a current asset. And in current assets it will go underneath इन्वेंट्री। but जब रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं चिल्ड्रन, तो आप इसे इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानते। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं बट पूरा पैसा भी आपने नहीं दिया, आपको देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता। तो चिल्ड्रन, ये बेसिकली अपीयर करेगा एज अ फुट नोट आउटसाइड द बैलेंस शीट अंडर कैपिटल कमिटमेंट्स एंड कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट्स बेसिकली। रिजर्व सुनते ही रिजर्व्स एंड सरप्लस की याद आ जाती है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में जाएगा। फंड्स, सब हेडिंग इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। मास्ट हेड, ये क्या होता है सर? टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं, इनके कॉपीराइट को मास्ट हेड्स बोलते हैं आप। ये है नॉन करंट asset. Intangible. ISC students will write fixed intangible assets. ISC students will write property, plant, equipment and intangible assets. Debentures children, asset or liability? Liability. Liability. Non-current liability में long term borrowing. प्रपोज डिविडेंड किसी जमाने में बैलेंस शीट में आया करता था अंडर द हेडिंग प्रोविजन सीएल में, बट AS4 रिवाइज्ड हुआ और मैंने आपको स्टोरी सुनाई हुई है कि इसको बैलेंस शीट से लात मार के बाहर भगा दिया गया। तो दिस विल अपीयर एज अ Footnote. फुटनोट। गॉट इट क्लियर? फुटनोट में ये अपीयर करेगा आउटसाइड द बैलेंस शीट, इसलिए इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। इसको कंटिंजेंट मत भूलिएगा। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट चिल्ड्रन, शेयरहोल्डर फंड्स, Shareholder funds reserve. आप प्लस किया करते थे इसे अगर याद हो तो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व चिल्ड्रन एज सेम एज डिबेंचर रिजर्व, शेयरहोल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस। माइनिंग राइट्स इंटेंजिबल एसेट है एज Yes, sir. सेम एज फोर्थ वन चिल्ड्रन, इट्स नॉन करंट एसेट। CBSE स्टूडेंट्स विल राइट फीता, फिक्स्ड इंटेंजिबल, पपीता मत लिख दीजिएगा, पपीता ऐसी वाले लिखेंगे, PPEIT, पपीता, समझ में आ गया? वर्क इन प्रोग्रेस, अब लोग सोचेंगे सर क्या ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? नो,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता तो लिख के आता, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो चिल्ड्रन ये जाएगा आपके करंट असेट्स में अंडरनीथ Inventory. इन्वेंट्री। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पकड़ते हैं। चलिए ये वाला मिल गया। 26 चिल्ड्रन विजिबल टू ऑल, 26 एंड 27 एक साथ ही कर सकते हैं। 26 में वी हैव 8 आइटम्स, 27 में वी हैव 8 आइटम्स। तो सीरियल नंबर और हेडिंग्स तो सॉरी आइटम्स तो लिखें, हेडिंग सब हेडिंग आपको डिटेक्ट करना है। टाइम अलॉटेड चिल्ड्रन 5 मिनट्स, डू इट फास्ट। चलो ओल्ड प्रॉपर्टी चिल्ड्रन, इट इज नॉन करंट असेट, Non-current is fixed asset. fixed tangible. I see students would write property, plant and equipment. Stock of work in progress, current asset, inventory children. Copyrights and patent, non-current asset, फीता and पपीता। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। लोन पेबल आफ्टर 3 ईयर। सर 3 ईयर क्यों लिखा है? 1 होता तो करंट ईयर सॉरी करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, 3 है तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड, आपने किसी से डिपॉजिट लिया है, वो जब चाहेंगे पैसा आपसे ले लेंगे। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है डेबिट बैलेंस। चिल्ड्रन रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिडक्शन होगा, हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स, सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। लैंड लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है? पहली चीज तो पता होनी चाहिए, लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड एंड बिल्डिंग में होता है। तो ये जाएगा चिल्ड्रन हमारे सो कॉल्ड नॉन करंट असेट में। फिक्स टैंजिबल, आई सी स्टूडेंट्स वुड राइट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैश एट बैंक जाएगा करंट असेट्स में चिल्ड्रन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को आप कहां पे लिखेंगे? आंसर इज नॉन करंट असेट्स में। फिक्स टैंजिबल, आई सी स्टूडेंट्स वुड राइट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। टर्म लोन, टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयरहोल्डर फंड्स हेडिंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेडिंग। नॉन करंट असेट हेडिंग, फिक्स टैंजिबल, आई सी स्टूडेंट्स वुड राइट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। रॉ मटेरियल चिल्ड्रन करंट असेट्स में इन्वेंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट सेम करंट असेट में इन्वेंट्री। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी। कैश इन हैंड करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए तो इस पूरी शीट में आपको कंपोजिशन कंप्लीट करना है। खैर बैलेंस शीट बनाने का भी एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। ओके, सो पीपल अंडरस्टूड हाउ इट इज टू बी डन? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।